अब आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रद्द किया है या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, वो फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है और इनमें भी इराक का नाम सबसे ऊपर है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? आजकल जो युद्ध आप देख रहे हैं, ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ईरान पर जो हमला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, न्यूक्लियर हथियार बनाए। और अमेरिका ईरान से कहता है कि आप अपने न्यूक्लियर हथियार या जितनी भी तैयारी आपने की है, इसे सरेंडर कर दीजिए, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहीं के वहीं रोक दीजिए, आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। अब पूरी लड़ाई इसी बात पर है कि किसके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे और किसके पास नहीं होंगे। दुनिया में जो महापंचायत है बड़े बड़े देशों की, वो ये कहती है कि कुछ ही देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। अब नए जो लोग आ रहे हैं, नए देश आ रहे हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अब आपको कुछ उदाहरण से हम समझाते हैं कि जिस जिस देश ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को त्यागा है या उनसे छीन लिए गए हैं, उन देशों का क्या हश्र हुआ है। सबसे ऊपर है इराक का नाम। याद कीजिए, इराक एक जमाने में कितना शक्तिशाली देश हुआ करता था, एक अमीर देश था, समृद्ध देश था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर एयर स्ट्राइक की थी और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उस वक्त इराक न तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की गोपनीयता को बरकरार रख पाया और ना ही इसकी रक्षा कर पाया। इराक की दो गलतियां, वो अगर न्यूक्लियर हथियार बना रहा था तो वो उन्हें गुप्त नहीं रख पाया, सीक्रेट नहीं रख पाया और दुनिया को पता चल गया कि वो क्या कर रहा है। दूसरा, वो इनकी रक्षा नहीं कर पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि 22 वर्षों के बाद वर्ष 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इराक पर हमला कर दिया और बाद में वर्ष 2006 में इराक के सर्वोच्च नेता सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। पहले उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में रखा, फिर उन पर मुकदमा चलाया और फिर उन्हें फांसी दे दी। उस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों में यह कहा जाता था कि अगर इराक के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो सद्दाम हुसैन को कभी फांसी ना होती और अमेरिका भी इराक पर हमला करने की हिम्मत ना करता। यही चीज यूक्रेन के साथ भी हुई। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब उसके न्यूक्लियर हथियारों को रशिया, उसके जो न्यूक्लियर हथियार थे वो रशिया और यूक्रेन में बंट गए, जिनकी संख्या उस समय सैकड़ों में थी। उस वक्त यूक्रेन रशिया और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। यही यूक्रेन जो अभी रशिया से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वर्ष 1994 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक समझौते पर चारों देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसे हम बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहकर पुकारते हैं। यह एक सिक्योरिटी एश्योरेंस था जिसमें रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को कहा कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दे और बदले में ये तीनों देश उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। उस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी गलती ये हो गई कि उसने ये सोचकर अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया उसे किसी भी युद्ध और हमले से बचाएंगे। लेकिन इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 2014 में रशिया ने ही यूक्रेन के क्राइमिया पर अपना कब्जा कर लिया और बाद में वर्ष 2022 से यूक्रेन में रशिया से उसका युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन की 1/4 भूमि पर रशिया का कब्जा हो भी चुका है। अगर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर ना किया होता, इन बड़े बड़े पश्चिमी देशों की बातों में वो ना आया होता, तो शायद उस पर कभी हमला ना होता, क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति होता और जो युद्ध आज वो लड़ रहा है, वो युद्ध शायद उसके भाग्य में ना आता। यही गलती लीबिया से भी हुई। वर्ष 2003 में जब पश्चिमी देशों को यह पता चला कि लीबिया के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, तो उसके सर्वोच्च नेता मोहम्मद गद्दाफी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के डर से लीबिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दिया, उसे वहीं रोक दिया। मोहम्मद गद्दाफी ने यही सोचा कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो दुनिया लीबिया की सुरक्षा देगी, उसकी रक्षा करेगी और उस पर कोई हमला नहीं होगा। और गद्दाफी को यह भी लगा कि उसके बाद वो लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। लेकिन यहां मोहम्मद गद्दाफी से भी गलती हुई और सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें भी पश्चिमी देशों ने विद्रोही गुटों की मदद से बेहद कमजोर कर दिया। वर्ष 2011 में गृह युद्ध के दौरान
लीबिया से भागते हुए मोहम्मद गद्दाफी की मॉब लिंचिंग हुई और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यही चीज सीरिया के साथ हुई। वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रक्षा नहीं कर पाया और इजराइल ने वर्ष 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हवाई हमला करके उसे नष्ट कर दिया और बाद में सीरिया को पश्चिमी देशों की सेना ने एक युद्ध क्षेत्र बनाकर छोड़ दिया। अगर ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आते और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की रक्षा करने में कामयाब हो जाते तो इनकी स्थिति आज नॉर्थ कोरिया जैसी होती। इन देशों में और नॉर्थ कोरिया में क्या फर्क है? नॉर्थ कोरिया ने वर्ष 2006 में परमाणु हथियार विकसित कर लिए और आज स्थिति यह है कि वो अमेरिका पर हमला करने की धमकी देता है और हर दूसरे महीने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता है। पूरी दुनिया जानती है उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन कोई देश ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया या यूक्रेन की तरह उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता, उसकी सीमा में दाखिल नहीं होता और ना ही उस पर हमला करता है। यह बात सही है कि इराक, ईरान, सीरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि परमाणु हथियार वहां सुरक्षित नहीं है, उनका दुरुपयोग हो सकता है, इस बात की पूरी आशंका है क्योंकि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, धार्मिक कट्टरवाद है और आतंकवाद भी इन देशों में बहुत ज्यादा है। तो परमाणु हथियार तो यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर इन देशों ने गलतियां नहीं की होती तो इन पर कभी कोई ऐसा हमला भी ना होता। आज लोग इराक में सद्दाम हुसैन को बड़ा मिस कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले सद्दाम हुसैन को एक विलेन बनाकर, खलनायक बनाकर दुनिया के सामने पेश किया गया था, लेकिन आज लोग कहते हैं कि अगर सद्दाम हुसैन होते तो इराक की यह हालत ना होती। और ऐसा नहीं है कि यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर नहीं आया था। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उस वक्त भारत पर अमेरिका समेत इन्हीं बड़े बड़े देशों ने कितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इन देशों में तब जापान भी शामिल था। कितना भारत को धमकाया गया कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भारत के परमाणु परीक्षण की आलोचना की और भारत पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दे। बाहर वालों को तो छोड़िए, हमारे देश की अपनी ही कुछ राजनीतिक पार्टियां ये चाहती थी कि भारत के पास अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए और इनमें एक प्रमुख पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। और इस पार्टी का जो बयान था वो मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूं और आज मैं वो कागज अपने साथ लेकर आया हूं। ये CPIM का इलेक्शन मैनिफेस्टो है और यही बात 18वीं लोकसभा में से मैंने निकाली है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स and other weapons of mass destruction including chemical and biological weapons। ये वो चाहते हैं कि इंडिया, भारत करे। इसमें कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का पोखरण में परमाणु परीक्षण करना भारत की विदेश और परमाणु नीति में एक खतरनाक चरण की शुरुआत को दर्शाता है और इसने परमाणु हथियारों को लेकर दौड़ की स्थिति पैदा कर दी है। और आज भी CPIM के भारत में 4 लोकसभा में और 4 राज्यसभा में सांसद हैं और केरल में पिछले बहुत सारे समय से 9 वर्षों से इसी पार्टी की सरकार है। और ऐसा नहीं है कि इस पार्टी का भारत के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर स्टैंड अब बदल गया है, अब भी वही स्टैंड है। इसने पिछले साल वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में यही वादा किया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है उनका जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। इसमें इन्होंने एक तो ये कहा कि सारे जो हथियार हैं ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स, उन्हें खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। दूसरा वो ये भी उन्होंने लिखा है, रिज्यूमिंग टॉक्स विद पाकिस्तान फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर द प्रमोशन ऑफ पीपल टू पीपल रिलेशंस, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो ये पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू कर देनी चाहिए जिससे लोगों के बीच आपसी संबंध बढ़े। दोनों देशों की जो कल्चरल रिलेशनशिप है, सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो दोनों देशों के बीच में हो और दोनों देशों को आपस में खेल भी खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स में भी एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कहती है। आज तक
पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये 2 हमले किए थे और इसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। 2 शहरों में अलग अलग दिन 2 हमले किए गए थे। इस हमले के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों को अल्टीमेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी माना गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो आपके ऊपर कोई देश हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो इससे आपकी सुरक्षा जो है ये सुनिश्चित हो जाएगी। और यही कारण है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई देश अपने परमाणु हथियार विकसित कर रहा है तो उस पर हमले शुरू हो जाते हैं और उस पर हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया जाता है।